ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेविंग्स फंक्शन। तो जैसे हमने कंजम्पशन फंक्शन पढ़ा, ठीक है, तो कंजम्पशन फंक्शन वाज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन एंड इनकम, राइट। 1 मार्क में क्वेश्चन बनता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ठीक है, कि कंजम्पशन फंक्शन किस किस के बीच का रिलेशन या फंक्शनल या अलजेब्रिक रिलेशन बताता है कंजम्पशन एंड इनकम का। उसी तरीके से सेविंग फंक्शन जो है वो फंक्शनल रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, सेविंग्स एंड इनकम के बीच में। ओके, तो व्हाट इज सेविंग फंक्शन या इसको एस फंक्शन भी बोलते हैं। व्हाट इज एस फंक्शन? इट इज द फंक्शनल और अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, राइट। नाउ व्हाट इज सेविंग? एक्चुअली इट इज द सरप्लस और द लेफ्ट ओवर पार्ट आउट ऑफ द इनकम, ठीक है। इनकम में से जो बच गया हिस्सा है, कंजप्शन करने के बाद जो हिस्सा बच गया है उसको हम सेविंग्स कहते हैं। मतलब ऐसा तो होता नहीं है कि एक कंज्यूमर अपनी सारी की सारी इनकम खर्च कर दे, ठीक है, क्लियर। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब अगर उसकी इनकम का कुछ हिस्सा बच जाता है, ठीक है, दैट गोज टू सेविंग्स। ओके, तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेता है और कुछ वो बचा लेता है। दोनों को मिला दें तो वो किसके इक्वल हो जाएगी? इनकम के इक्वल हो जाएगी। 10,000 कमाया, 8,000 खर्च कर दिया, बाकी कितना बच गया? 2,000। वो क्या है? बच गया ना, सेविंग्स ही तो है वो, ठीक है, तो वो चला जाएगा सेविंग्स में। इक्वल हो गए ये दोनों किसके? इनकम के, ठीक है। तो y इज इक्वल टू सी प्लस एस। ओके, इनकम का कुछ हिस्सा कंज्यूम कर लेता है और कुछ बचा लेता है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो किसके इक्वल हो जाता है? इनकम के इक्वल हो जाता है, ठीक है। इट माइट ऑल्सो पॉसिबल दैट y इज इक्वल टू सी। ऐसा भी हो सकता है कि पूरी की पूरी इनकम को खर्च कर दे और कुछ भी ना बचाए, राइट। इन दैट केस सेविंग्स विल बी इक्वल टू 0, राइट। भाई जितना कमाया उतना ही खर्च कर दिया, कुछ सेव ही नहीं किया तो सेविंग्स क्या हो गई? 0 हो गई, सिंपल। ओके, तो ऐसा भी हो सकता है y इज इक्वल टू सी। इन दैट केस s विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। जब पूरा का पूरा खर्च कर दिया है इनकम तो सेविंग्स क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, ठीक है। Now, our basic functional relationship between y and s, ठीक है। अब बहुत सिंपल है, जब हम y और कंजम्पशन का जो रिलेशन देख चुके हैं, इनकम और कंजम्पशन का, ठीक है, तो सेविंग्स इजीली निकल जाती है, ठीक है। तो y, c एंड s, अगर हम एक टेबल बनाएं, 0 जब इनकम 0 है, कंजम्पशन ऑटोनोमस, कंजम्पशन विल बी देयर। ओके, सर्वाइवल के लिए उसे कुछ ना कुछ कंज्यूम जरूर करना पड़ेगा, बेशक से इनकम कुछ ना हो, वो कुछ इनकम अर्न ही ना कर रहा हो, ठीक है, कोई मनी अर्न नहीं कर रहा है, फिर भी वो कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा। 10, 5 जितना मर्जी ले लो, ठीक है। एस विल बी नेगेटिव, ठीक है, बिकॉज y इज इक्वल टू सी प्लस एस, ठीक है। तो इसी में अगर हम वैल्यू पुट करें तो y कितना है? 0, c कितना है? 5 प्लस s निकालना है मुझे, दिस इज s, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 इधर चला जाएगा, 0 माइनस 5 इज इक्वल टू s, s क्या होगा? -5, ठीक है। तो जब इनकम 0 है और कंजम्पशन 5 है तो s क्या हो जाएगा? -5, राइट। इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से हम सेविंग्स निकाल लेंगे। नेक्स्ट, जब इनकम अर्न करेगा, वो कुछ इनकम वो अर्न करेगा, ठीक है, 10, नाउ सेविंग्स विल बी 0। ओके, क्लियर। इनकम इंक्रीज होती है, कंजम्पशन भी, हमने बस बोला, हमने पढ़ा था कंजम्पशन फंक्शन में कि जैसे जैसे इनकम इंक्रीज होती है कंजम्पशन भी इंक्रीज होती है, बट सेम प्रोपोर्शन में नहीं होती। इनकम ज़्यादा तेजी से बढ़ती है, कंजम्पशन बढ़ती तो है लेकिन ग्रेजुअली राइज करेगी या ग्रेजुअली इंक्रीज होती है, ठीक है। अब देखो, जब इनकम 20 है, कंजम्पशन 15 है, तो सेविंग्स विल बी 5। ओके, सो इनकम बढ़ने के साथ साथ हमारी सेविंग्स भी इंक्रीज हो रही, कंजम्पशन भी बढ़ती है और सेविंग्स भी बढ़ती है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? ये है इनकम और सेविंग्स का फंक्शन। ओके, सो व्हाट इज सेविंग्स फंक्शन? इट इज द फंक्शनल और अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन द इनकम एंड सेविंग्स, राइट। सेविंग्स फंक्शन को कैसे डिफाइन करोगे? द फंक्शनल, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग्स एंड इनकम, ठीक है। इट टेल्स as long as income increases, savings also starts increasing or rising, ठीक है।
इनकम जैसे जैसे बढ़ती है सेविंग्स भी बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे भी बढ़ ही रही है, माइनस से 0 पे आ गई तो भी हम इंक्रीज ही मानेंगे उसको, ठीक है। देन उससे अगेन 0 to 5 हो गई, ओके क्लियर। नेक्स्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे हमने सी फंक्शन में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखा था, क्या था वो, c is equal to c bar plus dy, this was the c function या कंजम्पशन फंक्शन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, ठीक है। नाउ s फंक्शन, सेविंग फंक्शन का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको हम डिफाइन करेंगे, s is equal to minus c bar plus 1 minus b y, ठीक है। ये जो c bar है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ठीक है, और ये सेविंग फंक्शन में नेगेटिव है। देखा जाए तो ये जो माइनस सी बार है ये किसको दिखा रहा है, नेगेटिव सेविंग्स को दिखाता है। अभी अभी हमने टेबल में देखा था, हमारी जो ऑटोनोमस कंजम्पशन थी 5 और इनकम थी 0, ये y है, ये कंजम्पशन अब ये s है। जब इनकम 0 थी और कंजम्पशन 5 थी तो सेविंग्स क्या हो गई थी, -5, ठीक है। तो अगर मैं भाई ये 0 लेवल ऑफ इनकम पे जो कंजम्पशन होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्यान देना, पहले भी बताया था सैटरडे को कि एट 0 लेवल ऑफ इनकम द लेवल ऑफ कंजम्पशन इज नोन एज द मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। इनकम जब 0 है और एक कंज्यूमर कुछ कंज्यूम कर रहा है तो उसका मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन होगा, उससे नीचे वो नहीं जाएगा, इतना एटलीस्ट स्पेंड। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन का मतलब है इतना एटलीस्ट वो स्पेंड करेगा ही करेगा। जब इनकम कुछ भी नहीं हो रही फिर भी वो स्पेंड कर रहा है, दैट मींस इट विल बी हिज और हर मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। ये उसका कम से कम खर्चा है जो उसे मजबूरन करना पड़ रहा है सर्वाइवल के लिए, क्योंकि कमा कुछ भी नहीं रहा फिर भी खर्च कर रहा है, तो उसे हम मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन कहते हैं, ठीक है। और ये हमारा होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन, राइट क्लियर। अब इसी ऑटोनोमस कंजम्पशन के आगे माइनस लगा लो तो ये वही बन जाएगा, नेगेटिव सेविंग्स बन जाएगा। भाई ऑटोनोमस कंजम्पशन कितनी है 5, इसके आगे माइनस साइन पुट कर दिया तो नेगेटिव सेविंग्स पे इक्वल हो गया ना, ठीक है। तो ये जो माइनस सी बार है ये किसको दिखा रहा है, ये नेगेटिव सेविंग्स को दिखा रहा है, ठीक है। तो माइनस सी बार जो हमारी नेगेटिव सेविंग्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके। हम इसको माइनस एस नहीं लिखते हैं, ठीक है, होता ये इक्वल टू माइनस एस है, ये जो माइनस सी बार है इट इज इक्वल टू माइनस एस, लेकिन इसको माइनस एस क्यों नहीं लिखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में हमें नेगेटिव सेविंग्स नहीं दे रखी होती, क्वेश्चन में हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा होता है, राइट। क्वेश्चन में जब भी मिलेगा ऑटोनोमस कंजम्पशन मिलेगा, क्लियर, नेगेटिव सेविंग्स नहीं दे रखी होती है। तो कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हमने इस ऑटोनोमस कंजम्पशन के आगे ही नेगेटिव साइन पुट कर दिया, क्यों, क्योंकि नेगेटिव ऑटोनोमस कंजम्पशन नेगेटिव सेविंग्स के इक्वल ही होती है, ठीक है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, लेकिन कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए हम माइनस सी बार लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें ऑटोनोमस कंजम्पशन गिवन होता है। नाउ व्हाट इज माइनस बी, हमें पता है बी इज इक्वल टू एमपीसी होता है, बी इज इक्वल टू एमपीसी होता है, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू 1 माइनस एमपीसी, ठीक है, और जो 1 माइनस एमपीसी होता है वो इक्वल टू होता है एमपीएस के, ठीक है। 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है, एमपीएस के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। तो इसको 1 माइनस बी लिखो, बी इज इक्वल टू होता है एमपीसी, तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और 1 माइनस एमपीसी होता है एमपीएस के इक्वल, ठीक है। ये कहां से डिराइव हुआ, बिकॉज एमपीसी plus MPS, MPC plus MPS is always equal to 1. MPC और MPS जो है दोनों का जो सम टोटल होता है वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ से डिराइव किया है हमने 1 माइनस MPC इज इक्वल टू MPS। कैसे, MPS निकालना है हमने, MPS की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे भाई, MPC प्लस MPS इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ से MPS की वैल्यू अगर निकालनी है तो MPS को इधर रखो, MPC को इधर ले जाओ, तो इधर जाके क्या हो जाएगा 1 माइनस MPC, ठीक है। तो MPS क्या हो गया 1 माइनस MPC। इसी तरीके से MPC की अगर वैल्यू निकालनी है तो यहाँ से निकाल लो, किसकी वैल्यू निकालनी है MPC की, तो इसको इधर ही रखो, MPS को उधर ले जाओ, तो MPC इज इक्वल टू 1 माइनस MPS, राइट, ठीक है।
एमपी एस 1 माइनस एमपीसी होता है और एमपीसी 1 माइनस एमपीएस होता है, ठीक है। ये आया कहाँ से? यहाँ से आया है एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है, क्लियर। अब ये कैसे पता चला कि एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है? अब हम एमपीसी निकालते हैं। एमपीसी कैसे निकलता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, राइट। प्लस एमपीएस क्या होता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ठीक है, क्लियर। एलसीएम लोगे, दोनों को ऐड करने के लिए एलसीएम लिया, तो एलसीएम में क्या आ गया आपके पास? एलसीएम आया डेल्टा वाई, ठीक है भाई, नीचे भी डेल्टा वाई है, इसके नीचे भी डेल्टा वाई है, ठीक है। तो डेल्टा वाई एलसीएम आ गया, दोनों को डिवाइड किया तो क्या आया? 1 आया, ठीक है। तो 1 से डेल्टा सी को मल्टीप्लाई किया तो ऊपर डेल्टा सी रह गया, प्लस इसी तरीके से डेल्टा एस रह गया, ठीक है। नाउ डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस किसके इक्वल होता है? डेल्टा वाई के इक्वल होता है, ठीक है। तो क्या आया? इसकी जगह में कुछ इन दोनों का डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस इक्वल होता है डेल्टा वाई के। क्यों? क्योंकि डेल्टा वाई है चेंज इनकम, बढ़ी हुई इनकम। उस बढ़ी हुई इनकम का कुछ हिस्सा हम कंज्यूम कर देते हैं और कुछ हिस्सा हम सेव कर लेते हैं, ठीक है। जैसे पहले मेरी इनकम थी 10,000, अब मेरी इनकम होगी 18,000, तो डेल्टा वाई कितना आएगा? 8,000, राइट। डेल्टा वाई हो जाएगा 8,000, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। अब ये जो है डेल्टा वाई मेरा 8,000 आ गया है, इस 8,000 को मैं कुछ तो कंज्यूम कर लूँगा भाई। जब मेरी इनकम 10,000 थी, उससे बढ़कर 18,000 हो गई, तो मैं अपना खर्चा भी बढ़ा दूंगा ना। इनकम बढ़ेगी तो हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं, तो दैट मीन्स बढ़ी हुई इनकम जो कि 8,000 है, इसका कुछ हिस्सा मैं कंज्यूम कर लूँगा, मतलब अपनी कंजम्पशन बढ़ा दूंगा। तो बढ़ी हुई कंजम्पशन को हम क्या लिखते हैं? डेल्टा सी, चेंज कंजम्पशन, और कुछ इसमें से बचा लूँगा, सेविंग्स भी बढ़ा दूंगा ना मैं पहले के मुकाबले, तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा एस आ जाएगा, ठीक है। तो 8,000 में से 6,000 तो खर्च कर दिए और 2,000 बच गए, तो दोनों को ऐड करके क्या आ गया? डेल्टा वाई के इक्वल आ गया, ठीक है। तो डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस किसके इक्वल होता है? डेल्टा वाई के। तो इन दोनों की जगह मैं डेल्टा वाई लिख सकता हूँ, तो मैंने लिख दिया डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, 8 डिवाइड किया, क्या आ गया? 1। कहाँ से आया? यहीं से तो आया। इन दोनों को सॉल्व किया हमने और क्या आ गया? 1 आ गया। तो दैट मीन्स एमपीसी प्लस एमपीएस किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी एक दे रखा है, या तो एमपीसी दे रखा है या फिर एमपीएस दे रखा है, कोई भी एक। तो इस इक्वेशन से हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा था जो सेविंग्स फंक्शन था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसमें क्या था? एस इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी इंटू वाई। सेविंग्स फंक्शन का जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, f इज इक्वल टू माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी वाई। 1 माइनस बी होता है 1 माइनस एमपीएस, बी होता है एमपीएस, तो 1 माइनस बी क्या हो जाएगा? 1 माइनस एमपीसी, सॉरी बी एमपीसी होता है, ओके। तो 1 माइनस बी हो जाएगा 1 माइनस एमपीसी, और 1 माइनस एमपीसी किसके इक्वल होता है? एमपीएस, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में क्या होता है कि हमें 1 माइनस बी के लिए 1 माइनस एमपीसी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन में गिवन एमपीएस है, ठीक है। तो एमपीएस किसके इक्वल होता है? 1 माइनस एमपीसी के इक्वल होता है, ठीक है, क्लियर। ये था हमारा कंजम्पशन, सॉरी सेविंग्स फंक्शन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नाउ अगेन अब आता है लीनियर सेविंग्स फंक्शन। जैसे लीनियर कंजम्पशन फंक्शन होता है वैसे लीनियर सेविंग फंक्शन भी होता है, ठीक है। अब लीनियर सेविंग फंक्शन में सेविंग जो होती है स्ट्रेट लाइन कर्व होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन सेविंग कर्व होता है लीनियर सेविंग फंक्शन में, जो बताता है कि जब एक कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है, ठीक है, तो एक कांस्टेंट प्रोपोर्शन में वो सेव करता है, दैट मींस एमपीएस कांस्टेंट होती है, ठीक है। सो विद एवरी इंक्रीज इन इनकम, with every increase in income the consumer tends to save a fixed proportion. इनकम जितना भी बढ़ती है कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक फिक्स प्रोपोर्शन ही हर बार सेव करता है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एमपीएस है 0.2, इसका मतलब है कि 20% वो सेव करेगा, अपनी बढ़ी हुई इनकम का 20% सेव करेगा, ठीक है। तो मेरी इनकम 10,000 से 18,000 हो जाती है,
सो इनकम कितने से बढ़ी है? 8,000 से। सेव कितना करना है? 20%। किसका किसका 20%? इसका या इसका? 8,000 का, राइट? जो चेंज हुई है, बढ़ी हुई इनकम का, राइट? एमपीएस क्या बताता है? इट इज द प्रोपोर्शन which the consumer tend to, it is the proportion of the increased income which the consumer tend to, क्योंकि एमपीएस कैसे निकलता है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, बढ़ी हुई इनकम का कितना हिस्सा वो सेव करेगा। तो इट इज द प्रोपोर्शन, एमपीएस इज द प्रोपोर्शन ऑफ इंक्रीज्ड इनकम, ये बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा है which the consumer tend to सेव, बढ़ी हुई इनकम का वो हिस्सा जो कंज्यूमर सेव करना चाहता है। तो यहाँ पे इनकम कितने से बढ़ी है? 8,000 से। सेव कितना करना चाहता है? 20%। तो 8,000 का 20% तो वो सेव कर लेगा, ठीक है? कितना आ जाएगा? 1600, ठीक है, राइट? तो 1600 वो सेव कर लेगा, बाकी जो बचेगा 6400, ठीक है, वो क्या कर देगा? कंज्यूम, क्योंकि एमपीएस 20% तो एमपीसी बाय डिफॉल्ट कितना आएगा? 80%। भाई एमपीएस 0.2 है तो एमपीसी कितना आएगा? 0.8। क्यों? क्योंकि मैंने क्या कहा, एमपीसी प्लस एमपीएस इज इक्वल टू 1 होता है, तो एमपीएस कितना है? 0.2, तो एमपीसी निकल जाएगा, एमपीसी प्लस 0.2 इज इक्वल टू 1, ये 0.2 उधर चला जाएगा, तो एमपीसी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.2, 0.8 आ गया एमपीसी। इसका मतलब है 80% वो स्पेंड करेगा अपनी बढ़ी हुई इनकम का, ठीक है, क्लियर? अब हम लीनियर सेविंग्स फंक्शन पढ़ रहे हैं। लीनियर सेविंग्स फंक्शन के अकॉर्डिंग कि कंज्यूमर हर बार अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, जैसे 20% था, अब इनकम बढ़ी है 8,000, फर्दर इंक्रीज हो जाती है, लाइक 24,000 हो जाती है मेरी इनकम। अब कितने से बढ़ी है? 6,000 से बढ़ी है। अब भी कितना सेव करेगा? 20% से, इस 6,000 का 20, क्योंकि एमपीएस कितना है? 0.2, ठीक है। अब इसका 20%, 1200 सेव कर लेगा। फर्दर मेरी इनकम 30,000 हो जाती है, 6,000 से फिर बढ़ गई, फिर 20% ही सेव करेगा। तो हर बार मैंने बढ़ी हुई इनकम का कितना प्रोपोर्शन सेव किया है? 20%, ठीक है। तो ये लीनियर कंजम्पशन फंक्शन है, मतलब द कंज्यूमर टेंड टू सेव अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन every time when his or her income increases. कंज्यूमर अपनी बढ़ी हुई इनकम का हर बार एक फिक्स प्रोपोर्शन, हर बार एक फिक्स प्रोपोर्शन ही सेव करना चाहता है, दैट इज लीनियर सेविंग फंक्शन, ठीक है। एमपीएस फिक्स रहता है कि जब भी इनकम बढ़ती है एक फिक्स प्रोपोर्शन ही वो सेव करेगा, और वो फिक्स प्रोपोर्शन क्या है? लाइक फॉर एग्जांपल हमारे केस में वो 20% लिया क्योंकि हमने एमपीएस 0.2 मानी है, ठीक है। तो अब जब भी इनकम बढ़ेगी हमारा एमपीएस तो कांस्टेंट है, तो 20% ही बढ़ी हुई इनकम का सेव कर लेगा, ठीक है। तो क्या है लीनियर सेविंग फंक्शन? The consumer tend to save a fixed proportion out of his or her increased income every time. हर बार जब भी उसकी इनकम बढ़ती है तो वो हर बार एक फिक्स प्रोपोर्शन ही सेव करता है या करना चाहता है। दिस इज लीनियर सेविंग फंक्शन, ठीक है, क्लियर? फिक्स प्रोपोर्शन में सेव होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये जो कर्व बनेगा, तो एक जगह हम इनकम ले रहे हैं एक एक्सिस पे और एक एक्सिस पे हम सेविंग्स दिखा रहे हैं, ठीक है। तो इनकम जितने से बढ़ेगी सेविंग्स भी उतने से ही बढ़ेगी, ठीक है। ये जो गैप होगा ये दोनों का बराबर होगा, तभी ये लीनियर सेविंग फंक्शन है। ये गैप मतलब सेविंग्स का और ये गैप इनकम का, ठीक है। सपोज इसको y1 ले लो, इसको s और s1 ले लो, तो द गैप बिटवीन y एंड y1 एंड s एंड s1 विल बी सेम हर बार, ठीक है। ये लीनियर सेविंग फंक्शन है, ओके। नेक्स्ट आता है एपीएस एंड एमपीएस। जैसे हमने एपीसी और एमपीसी पढ़ा था, बिल्कुल वैसे ही एपीएस एंड एमपीएस है, ठीक है। एपीएस है एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, जो बताता है द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग्स, ठीक है, S/Y, ओके। इट इज द रिलेशन और द प्रोपोर्शनेट रिलेशनशिप बिटवीन टोटल इनकम एंड टोटल सेविंग्स, मतलब अपनी टोटल इनकम में से कितना हिस्सा वो बचा लेता है, टोटल इनकम में से कितना बचाता है, ठीक है।
Whereas MPS क्या है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, ये बताता है बढ़ी हुई इनकम में से कितना बचाता है, यही डिफरेंस है दोनों में। ये तो क्या बताता है कि टोटल इनकम में से कितना सेव करता है, और ये क्या बताता है बढ़ी हुई इनकम में से कितना सेव करता है, ठीक है। तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ओके क्लियर। जो स्लोप ऑफ एस लाइन है, सेविंग्स लाइन है, उसका जो स्लोप होता है वो एमपीएस से डिटरमाइन होता है, जैसे स्लोप ऑफ सी लाइन एमपीसी से डिटरमाइन होता था, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो एस लाइन या सी लाइन हम बना रहे हैं, जो कर्व बना रहे हैं, ये चेंज होने की वजह से ही बनेगा। भाई कर्व में हम क्या दिखाते हैं कि इनकम बढ़ी तो कंजम्पशन भी बढ़ा, इनकम बढ़ी तो सेविंग्स भी बढ़ा, तभी तो कर्व बनेगा। जब एक से ज्यादा पॉइंट को हम मैच करेंगे, एक ही पॉइंट है तो क्या कर्व बन जाएगा? नहीं बनेगा ना। जब एक से ज्यादा पॉइंट्स हैं हमारे पास, पहले इनकम इतनी थी, फिर इतनी हो गई, फिर इतनी हो गई, तो सेविंग्स भी बढ़ती गई, ठीक है, तब जाके ये लाइन बनेगी, क्लियर। तो वो जो चेंज आएंगे वो कौन दिखाता है? एमपीएस दिखाता है, एपीएस तो नहीं दिखाता। एपीएस तो सिर्फ क्या बताते हैं कि टोटल इनकम का कितना हिस्सा हमने सेव कर लिया, ठीक है। तो स्लोप ऑफ एस लाइन या स्लोप ऑफ सी लाइन, ये जो है एमपीएस और एमपीसी दिखाते हैं। एस लाइन का जो स्लोप है वो है एमपीएस से पता चलेगा, सी लाइन का जो स्लोप है वो एमपीसी से पता चलेगा, ठीक है क्लियर। तो ये थे हमारे एपीएस एंड एमपीएस, ओके ओके। तो सेविंग्स कर्व जो है कुछ इस तरीके से होगा, क्यों? क्योंकि सेविंग्स नेगेटिव भी होती है, ठीक है। तो ये जो ओके नीचे वाला हिस्सा है, ठीक है, वो हमारा नेगेटिव दिखाता है और ऊपर वाला हिस्सा पॉजिटिव दिखाता है, ठीक है। सेविंग जीरो हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है, तब जब इनकम इज इक्वल टू सी होगा, ओके। जब जहाँ पे y इज इक्वल टू सी होगा, क्योंकि y और c एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं ना, पहले हमने देखा था y और c कर्व में, ठीक है, ये y है, ठीक है, और ये c है, तो ये जो इक्वल हो गए y और c, यहाँ पे हमारी सेविंग जो है वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। यहाँ पे सेविंग जीरो होगी आपके, ये एस कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी क्लियर। तो एक कर्व, अगर तीनों कर्व एक साथ बनाओगे तो ये चीज ध्यान रखना कि सेविंग्स नेगेटिव कहाँ पे आएंगे? सेविंग्स नेगेटिव वहाँ पे आएंगे जहाँ पे y और c एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ पे वो दोनों इक्वल हैं, ओके